अनिल को जिस तरह साजिश रचकर ठगा गया था उससे वे हैरान तो थे ही, उन्हें गुस्सा भी बहुत आया था। उस गुस्से में उनका शरीर कांपने लगा था। कपकपी को छिपाने के लिए उन्होंने दोनों हाथों की मुट्ठियां कस ली, लेकिन बढ़ी हुई धड़कनों पर काबू नहीं कर पा रहे थे। उन्हें डर था कि अगर रसोई में काम कर रही सुनीता आ गई तो उनकी हालत देखकर पूछ सकती है कि क्या हुआ जो आप इतने परेशान हैं। एक बार तो उनके मन में आया कि सारी बात पुलिस को बताकर रिपोर्ट दर्ज करा दे, लेकिन तुरंत ही उनकी समझ में आ गया कि गलती उनकी भी थी। सच्चाई खुल गई तो वह भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पत्नी के डर से उन्होंने मेज पर पड़ी अपनी मेडिकल रिपोर्ट अखबारों के नीचे छिपा दी थी। मोबाइल उठाने के लिए कह दिया। उसकी कोई भी बात सुने बगैर अनिल ने फोन काट दिया था। मैं हमेशा शांत रहने वाले अनिल मल्होत्रा जितना परेशान और बेचैन थे, इतना परेशान या बेचैन वे तब भी नहीं हुए थे जब उन्हें साजिश का शिकार बनाया गया था। फिर भी वे ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि वे जरा भी परेशान या विचलित नहीं हैं। अनिल खन्ना एक इज्जतदार आदमी थे। शहर के मुख्य बाजार में उनका ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम तो था ही, वे साड़ियों के थोक विक्रेता भी थे। कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष होने के नाते व्यापारियों में उनकी प्रतिष्ठा थी। उनके मन में कोई गलत काम करने का विचार तक नहीं आया था। उनके पास पैसा और शोहरत दोनों थी। इसके बावजूद उनमें जरा भी घमंड नहीं था। वे अकेले थे, लेकिन हर तरह से सफल थे। उनकी तरक्की से कई लोग ईर्ष्या करते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी उन्हें हमेशा इस बात का दुख सालता था कि शादी के 12 साल बीत जाने के बाद भी वे पिता नहीं बन सके थे। उनकी पत्नी सुनीता की गोद अभी तक सूनी थी। अनिल और सुनीता की शादी के बाद की जिंदगी किसी परिकथा से कम नहीं थी। हंसी खुशी से दिन कट रहे थे। जब उनकी शादी हुई थी तो सुनीता की खूबसूरती को देखकर उनके दोस्त जल उठे थे। उन्होंने कहा था, भाई आप तो बड़े भाग्यशाली हो, हीरोइन जैसी भाभी मिली है। सुनीता थी ही ऐसी। शादी के 12 साल बीत जाने के बाद भी उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। शरीर अभी भी वैसा ही गठा हुआ था। पिछले 10 सालों से अनिल के यहाँ रेखा नाम की लड़की काम कर रही थी। जब वे 10-11 साल की थी तभी से उनके यहाँ काम कर रही थी। रेखा हंसमुख और चंचल तो थी ही, काम भी जल्दी और साफ सुथरा करती थी, इसलिए पति पत्नी उससे खुश रहते थे। अपने काम और बात व्यवहार से वे दोनों की लाडली बनी हुई थी। घर में कोई बाल बच्चा था नहीं, इसलिए पति पत्नी उसे बच्चे की तरह प्यार करते थे। जहां तक हो सकता था रेखा भी सुनीता को कोई काम करने नहीं देती थी। हालांकि वे इस घर की सदस्य नहीं थी, फिर भी अपने बात व्यवहार और काम की वजह से घर के सदस्य जैसी हो गई थी। पति पत्नी उसे मानते भी उसी तरह थे। जब उसकी शादी हुई तो सुनीता पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अनिल पूरी तरह बदल गए थे। रेखा की शादी अनिल के लिए किसी कड़वे घूंट से कम नहीं थी। उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में अनिल के जीवन में कितना कुछ बदल गया था। जिंदगी में कितने व्यवधान आए थे। शादी के 10 साल बीत जाने पर गोद सुनी होने की वजह से सुनीता काफी हताश और निराश रहने लगी थी। वे हर वक्त खुद को कोसती रहती थी। ईश्वर में जरा भी विश्वास न रखने वाली सुनीता पूरी तरह आस्तिक हो गई थी। किसी तरह उसकी गोद भर जाए, इसके लिए उसने तमाम प्रयास किए थे। इन सब का कोई नतीजा नहीं निकला तो सुनीता शांत होकर बैठ गई। शादी के 4 सालों बाद दोनों को लगा कि अब उन्हें बच्चे के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने प्रेगनेंसी रोकने के उपाय बंद कर दिए। बच्चे के लिए उन्हें जो करना चाहिए था किया। दोनों को पूरा विश्वास था कि उनका प्रयास सफल होगा। उन्हें अपने बारे में जरा भी शंका नहीं थी, क्योंकि दोनों ही नॉर्मल और स्वस्थ थे। इस तरह उम्मीदों में समय बीतने लगा। आशा और निराशा के बीच कोशिश चलती रही। अनिल सुनीता को भरोसा देते कि जो होगा वही होगा। उन्होंने डॉक्टरों से भी सलाह ली और तमाम अन्य उपाय भी किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। पति समझाता कि चिंता मत करो, हम दोनों आराम से रहेंगे, लेकिन पति के जाते ही अकेली सुनीता हताश और निराश हो जाती। अनिल का पूरा दिन तो कारोबार में बीत जाता था, लेकिन वे अपना दिन कैसे बिताती। सारे प्रयासों को असफल होते देख डॉक्टर ने अनिल से अपनी जांच कराने को कहा। अभी तक अनिल ने अपनी जांच कराने की जरूरत महसूस नहीं की थी। वे दवाएं भी कम ही खाते थे। अनिल ऊपर से भले ही निश्चिंत लगते थे, लेकिन संतान के लिए वे भी परेशान थे। चिंता की वजह से अनिल का किसी काम में मन भी नहीं लगता था। चिंता में वे शारीरिक रूप से भी कमजोर होते जा रहे थे। काम करते हुए उन्हें थकान होने लगी थी। विश्वास भी उठ सा गया था। शांत और खुद पर धीर गंभीर रहने वाले अनिल अब चिड़चिड़े हो गए थे।
बात बात पर उन्हें गुस्सा आने लगा था। घर में तो वह किसी तरह खुद पर काबू रखते थे, पर शोरूम पर वे कर्मचारियों से ही नहीं, ग्राहकों से भी उलझ जाते थे। घर में भी सुनीता से तो वे कुछ नहीं कहते थे, तासी भी गलती पर नौकरानी रेखा पर खींच उठते थे। रेखा भी अब जवान हो चुकी थी, इसलिए उनके खींचने पर सुनीता उन्हें समझाती, पराई लड़की है, अब जवान भी हो गई है, उस पर इस तरह गुस्सा करना ठीक नहीं है। तुमने ही इसे सिर चढ़ा रखा है, इसलिए इसके जो मन में आता है वे करती है, अनिल कह देते। बात आई गई हो जाती, जबकि रेखा पर इस सब का कोई असर नहीं पड़ता था। वे उनके यहाँ इस तरह रहती और मस्ती से काम करती थी जैसे उसी का घर है। सुनीता भले ही रेखा का पक्ष लेती थी, लेकिन वे भी महसूस कर रही थी कि अब वे काफी बदल गई है। कभी किसी चीज को हाथ न लगाने वाली रेखा कितनी ही बार अनिल की जेब से पैसे निकाल चुकी थी। उसे पैसे निकालते देख लेने पर भी अनिल और सुनीता अनजान बने रहते थे। वे सोचते थे कि कोई जरूरत ही होगी। रेखा चोरी भी होशियारी से करती थी, वे पूरे पैसे कभी नहीं निकालती थी। इधर एक लड़का जिसका नाम बिरजू था, अक्सर अनिल की कोठी के बाहर खड़ा दिखाई देने लगा था। सुनीता ने जब उसे रेखा को इशारा करते देखा तो रेखा को तो टोका ही, उसे भी खूब डांट फटकारा। इससे उसका उधर जाना आना कम तो हो गया था, लेकिन बंद नहीं हुआ था। एक रात अनिल वॉशरूम जाने के लिए उठे तो उन्हें बाहर बरामदे से खुसर फुसर की कुछ आवाज आती सुनाई दी। खुसर फुसर करने वाले कौन है जानने के लिए वे दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही कोई अंधेरे का लाभ उठाकर दीवार कूद कर भाग गया। उन्होंने लाइट जलाई तो रेखा को कपड़े ठीक करते हुए पीछे की ओर जाते देखा। ये सब देखकर अनिल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सारी बात सुनीता को बताई तो उन्होंने रेखा को खूब डांटा, साथ ही हिदायत भी दी कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद रेखा का व्यवहार एकदम से बदल गया। वे अनिल और सुनीता से कटी कटी तो रहने ही लगी, दोनों की उपेक्षा भी करने लगी। रेखा के इस व्यवहार से अनिल और सुनीता को उसकी चिंता होने लगी थी। शायद इसी वजह से उन्होंने रेखा के माता पिता से उसकी शादी कर देने को कह दिया था। अचानक रेखा का व्यवहार फिर बदल गया। सुनीता के साथ तो वे पहले जैसे ही व्यवहार करती रही, पर अनिल से वे हंस हंस कर इस तरह बातें करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अनिल ने गौर किया, वे जब भी अकेली होती उदास रहती, कभी कभी फोन करते हुए रो देती। उसे वजह पूछी जाती तो कोई बहाना बनाकर टाल देती। एक दिन तो उसने हद कर दी। रोज की तरह उस दिन भी सुनीता मंदिर गई थी। अनिल शोरूम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। एकदम से रेखा अनिल के पास आई और उनके गाल को चुटकी में भरकर बोली, आप कितने स्मार्ट हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पहले तो अनिल की समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। जब समझ में आया तो हैरान रह गए। वे कुछ कहे बगैर नहाने चले गए। आज पहली बार उन्हें लगा था कि रेखा बच्ची नहीं रही, जवान हो गई है। अगले दिन जैसे ही सुनीता मंदिर के लिए निकली, रेखा दरवाजा बंद करके सोफे पर बैठे अनिल के बगल में आकर बैठ गई। उसने अपना हाथ अनिल की जांघ पर रखा तो उनका तन मन झंझना उठा। उन्होंने तुरंत मन को काबू में किया और उठकर अपने कमरे में चले गए। वे दिन कुछ अलग तरह से बीता। पूरे दिन रेखा ही उनके ख्यालों में घूमती रही। आखिर वे चाहती क्या है? एक विचार आता कि ये ठीक नहीं, रेखा तो नादान है जबकि वे समझदार है। कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग उन्हीं पर थूकेंगे, जबकि इस महीने उसे महीना नहीं हुआ। अब वह क्या करे? ये सुनकर अनिल पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। धरती भी नहीं फटने वाली थी कि वे उसमें समा जाते। उन्हें खुद से घृणा हो गई। उन्होंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की थी। इस अपराध बोध से उनका रोम रोम सुलग रहा था, लेकिन अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं था। अब तो समाधान ढूंढना था। उन्होंने रेखा से कहा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो उसके पहले ही कुछ करना होगा। मैं दवा की व्यवस्था करता हूँ, तुम दवा खा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रेखा ने कोई भी दवा खाने से साफ मना कर दिया। अनिल उसे मनाते रहे पर वे जिद पर अड़ी थी। अनिल की अंतरात्मा कचोट रही थी कि उन्होंने कितना घोर पाप किया है। आज तक उन्होंने जो भी काम किए थे, इस एक काम से सारे कामों पर पानी फेर दिया था। वे पापी हैं। चिंता और अपराध बोध से ग्रस्त अनिल को रेखा ने दूसरा झटका यह कहकर दिया कि उसके पापा उनसे मिलना चाहते हैं। ये सुनने की तैयारी के साथ अनिल रेखा के घर पहुंचे। उस दिन ड्राइवर की नौकरी करने वाले रेखा के बाप पारस का अलग ही रूप था। हमेशा अनिल के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़े रहने वाले पारस ने उन पर हाथ भले ही नहीं उठाया, पर लानत मलामत खूब की। अनिल सिर झुकाए अपनी गलती स्वीकार करते रहे और पारस से कोई रास्ता निकालने की विनती करते रहे। अंत में पारस ने रास्ता निकाला कि वे रेखा की शादी और अन्य खर्चों के लिए पैसा दे दें। हाँ हाँ, जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं दे दूंगा।
राहत महसूस करते हुए अनिल ने कहा, कब करनी है शादी? अगले सप्ताह, बिरजू का कहना है। ऐसे में देर करना ठीक नहीं है। बिरजू, वही जो आवारा लड़कों की तरह घूमता रहता है? तुम्हें वही नालायक मिला है ब्याह के लिए? वे नालायक आपसे तो अच्छा है जो इस हालत में भी शादी के लिए तैयार है। बिरजू का नाम सुनकर अनिल हैरान थे, लेकिन वे कुछ कहने या करने की स्थिति में नहीं थे। रेखा की शादी और अन्य खर्चे के लिए अनिल को 10 लाख रुपये देने पड़े। इसके अलावा उपहार के रूप में कुछ गहने भी। शादी के बाद रहने की बात आई तो अनिल ने अपना बंद पड़ा फ्लैट खोल दिया। ऐसे उन्होंने खुशी खुशी नहीं किया था, बल्कि ये काम दबाव डालकर करवाया गया था, इज्जत बचाने के लिए। वे पारस के हाथों का खिलौना बने हुए थे। फ्लैट के लिए सुनीता ने एतराज किया तो उन्होंने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि रेखा अपने ही घर पली बड़ी है, शादी के बाद कुछ दिन सुकून से रह सके, इसलिए हमें इतना तो करना ही चाहिए। रेखा की शादी के 7 महीने ही बीते थे कि सुनीता ने अनिल को बताया कि रेखा को बेटा हुआ है। अनिल मन ही मन गिनती करते रहे, पर वे हिसाब नहीं लगा सके। सुनीता ने कहा, हमें रेखा का बच्चा देखने जाना चाहिए। सुनीता के कहने पर अनिल मना नहीं कर सके। वे पत्नी के साथ रेखा के यहाँ पहुंचे तो बिरजू बच्चा उनकी गोद में डालते हुए बोला, एकदम बाप पर गया है। अनिल कांप उठे। सुनीता ने कहा, देखो ना, बच्चे के नाक नक्श बिरजू जैसे ही हैं। अगले दिन बिरजू ने शोरूम पर जाकर अनिल से कहा, आप अपना बच्चा गोद ले लीजिए, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, पर सुनीता से पूछना पड़ेगा। अनिल को बिरजू का प्रस्ताव उचित ही लगा था, लेकिन बिरजू ने शर्त रखी थी कि जिस फ्लैट में वे रहता है वह फ्लैट उसके नाम कराने के अलावा काम धंधा शुरू करने के लिए कम से कम 25 लाख रुपये देने होंगे। सब कुछ अनिल की समझ में आ गया था। उन्होंने पैसा कम करने को कहा तो वह ब्लैकमेलिंग पर उतर गया। कारोबारी अनिल समझ गए कि अब खींचने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने सुनीता से बात की। थोड़ा समझाने बुझाने पर वह रेखा का बच्चा गोद लेने को राजी हो गई। बच्चे को गोद लेने के साथ साथ अपने वकील को उन्होंने फ्लैट रेखा के नाम कराने के कागज तैयार करने के कह दिया। 25 लाख देने के लिए अनिल को प्लाट का सौदा करना था, इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को सहेज दिया था। इतना सब होने के बावजूद सुनीता का मन अभी पराया बच्चा गोद लेने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अनिल से ये कहा, बच्चा गोद लेने से पहले आप एक बार अपनी जांच करा लीजिए। अनिल ने सोचा, उनका टेस्ट तो हो चुका है, उन्हीं के पृष्ठव का नतीजा है रेखा का बच्चा। फिर भी पत्नी का मन रखने के लिए उन्होंने अपनी जांच करा ली। इस जांच की जो रिपोर्ट आई उसे देखकर अनिल के होश उड़ गए। वे खड़े नहीं रह सके तो सोफे पर बैठ गए। तभी उन्हें एक दिन रेखा की फोन पर हो रही बात समझ में आ गई, जिसे वे उन पर डोरे डालते समय किसी से कर रही थी। रेखा ने जब पहली बार अनिल का हाथ पकड़ा था तब उन्होंने उसे कोई भाव नहीं दिया था। इसके बाद उसने फोन पर किसी से कहा था, तुम्हारे कहे अनुसार कोशिश तो कर रही हूँ, प्लीज थोड़ा समय दो। तब तक इस वीडियो तक भी अनिल वहां आ गए। उन्हें देखकर रेखा सन रह गई थी। उसे परेशान देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? रेखा ने बहाना बनाया कि वे किसी सहेली से वीडियो देखने की बात कर रही थी। अब अनिल की समझ में आया कि उस समय रेखा बिरजू से बात कर रही थी। रेखा को कोई वीडियो उसके पास था, जिसकी बदौलत वे रेखा से उसे फंसाने के लिए दबाव डाल रहा था। रिपोर्ट देखकर साफ हो गया था कि रेखा का बच्चा बिरजू का था। उन्हें अपनी मूर्खता पर शर्म आई, लेकिन उन्होंने जो गलती की थी उसकी सजा तो उन्हें भोगनी ही थी। अनिल ने वकील और प्रॉपर्टी डीलर को फोन कर के प्लाट का सौदा और फ्लैट के पेपर बनाने से रोक दिया। अब ना उन्हें बच्चा गोद लेना था, ना फ्लैट रेखा के नाम करना था। अब उन्हें प्लॉट भी नहीं बेचना था। वकील और प्रॉपर्टी डीलर को फोन करने के बाद उन्होंने सुनीता को बुलाकर कहा, सुनीता, मेडिकल रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के अनुसार मेरे अंदर बाप बनने की क्षमता नहीं है। मैं संतान पैदा करने में सक्षम नहीं हूँ। सुनीता की समझ में नहीं आया कि उसका पति अपने नपुंसक होने की बात इतना खुश होकर क्यों बता रहा है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।